हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रैक आईबीपीएस एग्ज़ाम 2024 की फैक्टर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपकमिंग आईबीपीएस एग्ज़ाम्स जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 और आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स के बारे में डिटेल स्ट्रेटेजी इसकी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस एग्ज़ाम्स में की फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विनिंग एफर्ट्स बिगन्स विथ प्रिपरेशन। जो आपकी जीत है उसकी शुरुआत आपकी तैयारी से होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के जो एग्ज़ाम हैं ये अगस्त में होने वाले 3 और 4 अगस्त को ऑफिसर स्केल 1 का प्रीलिम्स होने है और 10, 17 और 18 अगस्त को ऑफिस असिस्टेंट का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना है। इसके अलावा मेंस एग्ज़ाम्स की अगर बात करें तो ऑफिसर स्केल 1 का जो मेंस एग्ज़ाम्स है वो होने वाला है 29 सितंबर को और ऑफिस असिस्टेंट का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो होने वाला है 6 अक्टूबर को। इसी तरह आईबीपीएस क्लर्क में प्रीलिम्स एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 24, 25 और 21 अगस्त और इसका मेंस होने वाला है 13 अक्टूबर को। और जो पीओ है ये 19 और 20 अक्टूबर को है और इसका जो मेंस होने वाला है वो होने वाला है 30 नवंबर को। अब इस एग्ज़ाम्स के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं सिलेबस का कि सिलेबस क्या रहता है इस एग्ज़ाम का। तो आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की अगर बात करें तो दोनों ही एग्ज़ाम के आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है इसमें आपसे 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं: इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के। 20 मिनट आपको टाइम मिलता है इसके लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों ही 35-35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 35-35 मार्क्स। और तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए आपको 20-20 मिनट का टाइम मिलता है, मतलब कि पूरा 1 घंटा। 35 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। आईबीपीएस पीओ की अगर बात करें मेंस की तो इसमें आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डीआई और डेटा एनालिसिस, ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सारे इसके क्वेश्चंस कितने हैं, कितने मार्क्स हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन मिलता है आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए, वो सारा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। पीओ के एग्ज़ाम में एक एडिशनल चीज़ आपको देना होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड होता है। लेटर राइटिंग और ऐसे होता है ये। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के। इंग्लिश मीडियम में होता है ये, 30 मिनट्स का ये एडिशनल देना होता है। बट आईबीपीएस क्लर्क में डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही पेपर देना होता है। ठीक है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है वो कंप्यूटर अवेयरनेस से बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड को आप ऐसा मान सकते हो, जो रीजनिंग का हमारा टॉपिक होता है मशीन इनपुट आउटपुट, ये एक तरीके का कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं वो आते हैं। कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक रीजनिंग का ही हिस्सा है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। इसके अलावा जो आरआरबी एग्ज़ाम्स है, ग्रामीण बैंक जो है, इसमें भी 2 पोस्ट आपको मिलती है। एक है ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट। इन दोनों ही एग्ज़ाम्स में जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है प्रीलिम्स का, उसमें आपको रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट पूछा जाता है। 40-40 क्वेश्चन दोनों के पूछे जाते हैं, 40-40 मार्क्स के। यहाँ पे सेक्शनल ड्यूरेशन नहीं होती है, आपको कंप्लीट 45 मिनट्स मिलते हैं जिसमें आपको इन 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये दोनों ही पेपर जो प्रीलिम्स हैं क्वालिफाइंग नेचर्स के होते हैं, इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। मेंस का जब इसका पेपर होता है तो ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों का ही मेंस का पेपर जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। सिर्फ ऑफिसर स्केल 1 में आपको एक स्टेज एक्स्ट्रा देना होता है जो कि होती है इंटरव्यू की, जो कि मेंस के रिजल्ट आने के बाद होता है। अब मेंस में ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो वो है रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी आप वहाँ पे एक सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में अपना पेपर दे सकते हैं, या फिर हिंदी लैंग्वेज भी सेलेक्ट करके आप इसमें दे सकते हैं। तो ये आपके पास एक चॉइस मिल जाती है। अगर इंग्लिश सेक्शन आपका वीक है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है कि आप हिंदी को ट्राई करके भी इस एग्ज़ाम को
दे सकते हैं। और एक पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सारे जो सेक्शन है ये 40-40 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। सिर्फ क्वांट और रीजनिंग ऐसा है जो कि 50-50 मार्क्स का होता है। कंप्यूटर हमारा 20 मार्क्स का होता है, बाकी जनरल अवेयरनेस और हिंदी या इंग्लिश जो भी आप देंगे 40 मार्क्स का वो होता है। तो इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स होते हैं। कंपोजिट टाइम होता है 2 आवर्स, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, पूरा 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। 2 घंटे में आप किसी भी सेक्शन में सफल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन कैसी होना चाहिए, किन स्ट्रेटेजी, किस रोड मैप से आप इस एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा की फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है वो है अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न थ्रूली। तो जो आपका परीक्षा पैटर्न है ना, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न की आपको पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किस किस सब्जेक्ट्स का कितना कितना वेटेज है एग्ज़ाम में, कितने स्टेज में पेपर होने वाला है, इस टाइप की सारी चीज़ें। ये चीज़ें क्लियर होगी तो ये आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है एनालाइज द सिलेबस कंप्रीहेंसिवली। जितना भी आपका सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न तो आपने देख लिया, लेकिन अब जो टॉपिक्स आपसे पूछे जा रहे हैं जैसे क्वांट पूछा जा रहा है, रीजनिंग पूछा जा रहा है, तो इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है ये आपको डिटेल में पूरा पता होना चाहिए कि अगर मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, DI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ऐसे ही रीजनिंग के जो टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं जैसे मशीन इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये जो एक पूरा डिटेल सिलेबस है ये आपको पता होना चाहिए कि किस एग्ज़ाम में किस टाइप का सिलेबस हमें कवर करना होता है। ठीक है, जनरली यहाँ पे एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि IBPS PO क्लर्क, RRB PO और RRB ऑफिस असिस्टेंट सबका सिलेबस सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल का डिफरेंस हो जाता है। क्लर्क के एग्ज़ाम थोड़े इजी होते हैं और PO के एग्ज़ाम जो होते हैं वो थोड़े से क्लर्क के लेवल में टफ होते हैं। नेक्स्ट है स्टेट अपडेटेड विद द लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न एंड चेंजेस। जो भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न है अगर उसमें कुछ चेंज हुआ है, कुछ भी नोटिफिकेशन में आपको पता चल रहा है कि कुछ भी चेंजेस वगैरह हुए हैं या फिर कोई अपडेट आया है, तो उससे भी आप उसके बारे में भी आपको अवेयरनेस होना ज़रूरी है। ठीक है। अवॉइड प्रोकेशंस एंड स्टार्ट अर्ली विथ योर प्रिपरेशन। कई बार क्या करते हैं हम लोग, तैयार, हमको पता रहता है कि हाँ एग्ज़ाम हमारा अगस्त में होना है, सितंबर में होना है, लेकिन हम लोग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं करते हैं और एक टाल मटोल ही करते रहते हैं कि हाँ कर लेंगे, अभी तो 3-4 महीने का टाइम है, अभी तो 4-5 महीने का टाइम है, देख लेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा तब ये सब शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है और अपनी तैयारी आपको जल्दी से जल्दी शुरू करना है। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी आप शुरू करेंगे आप बाकी लोगों से उतना ही अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट है डेवलप अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। आपको एक स्टडी प्लान खुद के लिए डिसाइड करना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी आपने कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया या किसी वेबसाइट वगैरह से आपने फॉलो कर लिया या किसी भी बंदे से आपने सुन लिया कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा स्टडी प्लान होना चाहिए। नहीं, हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल स्टडी प्लान होना चाहिए। आपके वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके टॉपिक्स कौन कौन से हैं, इस हिसाब से आपको खुद का एक स्टडी प्लान डिज़ाइन करना चाहिए। स्टे कमिटेड टू योर प्रिपरेशन प्लान टिल द एंड। और जो भी आप प्रिपरेशन प्लान बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए और वो प्रिपरेशन प्लान को आपको एंड तक उस पर कमिटेड रहना है, उसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना है। क्रिएट अ कंड्यूसिव स्टडी इन्वायरमेंट। स्टडी इन्वायरमेंट काफ़ी ज़रूरी है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप स्टडी कर रहे हैं, ऐसे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका जो स्टडी इन्वायरमेंट है वो काफ़ी मायने रखता है। आप इसके लिए चाहो तो कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो या फिर आपके घर में ही ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ सको, या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनकी पढ़ाई कर रहे हैं जिससे आपको एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट आपके आसपास क्रिएट हो सके जो आपको बेनिफिशियल हो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। ऐसा इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना चाहिए।
ज्वाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस फॉर गाइडेंस। अगर आप न्यू हैं, अगर आप बिगनर हैं, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस का भी सपोर्ट ले सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्प हो सके, प्रॉपर गाइडेंस इन एग्ज़ाम्स को लेके मिल सके। ज्वाइन ऑनलाइन स्टडी ग्रुप्स फॉर पीयर लर्निंग एंड सपोर्ट। ऐसे ही ढेर सारे ऑनलाइन वेबसाइट हैं, ऑनलाइन ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह हैं, जो कि ऑनलाइन प्रिपरेशन वगैरह करवाते हैं, जिस पे आपको कंटेंट्स वगैरह मिल सकता है, ढेर सारी चीज़ें आपको मिल सकती है जो आपके हेल्प करेगी प्रिपरेशन में और आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करेगी। तो ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स को आप और ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूज़ ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल फॉर रेफरेंस। ढेर सारे वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको स्टडी मटेरियल, क्विज, पीडीएफ फाइल्स वगैरह ये सारा सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, तो आप इनकी भी हेल्प ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। स्टे ऑर्गेनाइज्ड विथ योर स्टडी मटेरियल एंड नोट्स। आपका जो स्टडी मटेरियल है, आपके जो नोट्स है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आपको सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और एक प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ टॉपिक हमने यहाँ से पढ़ा, अब दूसरा टॉपिक हम लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ से पढ़े, तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए। सीक हेल्प फ्रॉम फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड मेंटर एंड ट्यूटर्स। जो भी आपके मेंटर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, इनसे आप हेल्प ले सकते हो कि सिलेबस के दौरान आपको जो भी दिक्कतें आ रही, जो भी परेशानी आ रही, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो कि आपके इन सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सके और आपको प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। साथ में आप इनसे फीडबैक भी ले सकते हो, सीक हेड फीडबैक फ्रॉम मेंटर्स एंड ट्यूटर्स ऑन योर परफॉर्मेंस, कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अपने मेंटर्स, ट्यूटर से आप इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकते हो, उनसे फीडबैक ले सकते हो और जो भी आपके डाउट्स आए उनसे आप क्लियर कर सकते हो। स्टे डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट विथ योर स्टडी रूटीन। जो भी आप स्टडी प्लान डिज़ाइन करोगे, जो भी आप स्टडी रूटीन बनाओगे, वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का अलग अलग हो सकता है। इस स्टडी रूटीन को आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से साथ फॉलो करना चाहिए। अलोकेट स्पेसिफिक टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट डेली। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा कि यार चलो क्वांट ही पढ़ लेते हैं अभी शुरू के 1 महीने, या फिर करंट अफेयर्स जो है वो प्रीलिम्स में तो आता नहीं है, तो चलो अभी प्रीलिम्स का ही पढ़ते हैं, बाद में मेंस के टाइम पे करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। तो इस टाइप की गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद मेंस तक के लिए आपके पास काफ़ी कम टाइम होता है, 10 से 15 दिन मिलते हैं। 10 से 15 दिन में आप करंट अफेयर्स जैसी चीज़ें प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डेली बेसिस पे ही करना होगा, जितने भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। अच्छा, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि अभी चलो प्रीलिम्स का पढ़ लेते हैं, बाद में मेंस का पढ़ेंगे, तो ये काम भी हमें नहीं करना है। आप प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी साथ में करिए और डेली बेसिस पे करिए। प्रैक्टिस रेगुलरली टू बिल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, आईबीपीएस जो बैंक एग्ज़ाम्स है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, वो है एक्यूरेसी और स्पीड। और ये स्पीड और एक्यूरेसी आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब आप रेगुलर उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने 1-2 महीने भी प्रैक्टिस नहीं की, तो होता क्या है कि आपकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है इसका। आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, आप ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस रेगुलर आपको अपनी रखना चाहिए। मेक कंसाइज नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। अब जो भी आप पढ़ रहे हैं, क्वांट पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो जो भी चीज़ें आपने सीखी है, जैसे कि फॉर्मूले हैं, कोई मेथड है, या फिर करंट अफेयर्स वगैरह के नोट्स हैं, तो ये कुछ नोट्स ऐसे होने चाहिए जो कि आप अपना रिवीजन करने के लिए एक शॉर्ट हैंड नोट्स आप बना सको। इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाना चाहिए जो कि आपको बाद में रिवीजन करने में हेल्पफुल हो। रिवाइज रेगुलरली टू रेनफोर्स लर्निंग। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जितना भी आपने पढ़ा है, वो तो ठीक है कि आपने वो सारी चीज़ें तैयार कर ली, बट उसका रिवीजन भी काफ़ी ज़रूरी है। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका एक रिवीजन भी आपको डेली बेसिस पे करना है। आप 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद ऐसे कुछ स्केल्स डिसाइड कर लीजिए, कुछ टाइम डिसाइड कर लीजिए, और उसके बाद जितना भी आपने मटेरियल तैयार किया, जितनी भी चीज़ आपने पढ़ी है, उसको आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहिए। यूज़ नेमोनिक टेक्निक्स टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स वगैरह आप पढ़ रहे हैं, या फिर कोई फॉर्मूले आपने डिज़ाइन किए हुए हैं, या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो उनको ध्यान रखने के लिए आप
नेमोनिक टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको वो हेल्पफुल हो, डेटा वगैरह आपको आसानी से याद हो सके। जैसे कि अगर करंट अफेयर्स में कुछ डेटा है तो वो आप ग्राफ के माध्यम से, टेबल के माध्यम से अ, उसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन टेक्निक्स टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट बेटर। अब जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जो भी फॉर्मूले वगैरह आप पढ़ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आप ट्राई कर रहे हैं, तो इसमें आप एक काम अच्छा ये कर सकते हैं कि उसको विजुलाइज करिए। अगर आप ब्लड रिलेशन का कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो उसको विजुलाइज कीजिए, तो इससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर होते जाते हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ऐसे ही ये हेल्प मिलेगा आपको करंट अफेयर्स वगैरह में कि आप देखेंगे करंट अफेयर्स आप ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रख पा रहे हैं। जब आप चीज़ों को विजुलाइज करके पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होंगे। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कई बार क्या होता है कि हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, हमने क्वांट, हमने पूरा सब्जेक्ट्स वगैरह सारे तैयार कर लिए, बट हमें एक्चुअल जो एग्ज़ाम का लेवल है वो ही नहीं पता होता है। तो वो हेल्प आपको मिल सकती है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको इजीली मिल जाएंगे, नेट पे अवेलेबल हैं। एक मेमोरी बेस्ड पेपर वगैरह आप सॉल्व करके देखिए, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि लेवल क्या होता है एग्ज़ाम का और किस टाइप से, किस लैंग्वेज में क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। सॉल्व सैम्पल पेपर्स विथ इन दी गिवन टाइम लिमिट। जो भी सैम्पल पेपर या जो भी आप प्रैक्टिस सेट मेमोरी पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसको गिवन टाइम लिमिट में ही सॉल्व करके देखिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़ा बाउंडेशन होने वाला है टाइम का। हो सकता है आप सब कुछ सॉल्व कर लो, लेकिन वो स्पेसिफिक टाइम में सॉल्व करना हमें ज़रूरी है। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व करें तो टाइम लिमिट के साथ ही उन्हें सॉल्व करिए। प्रैक्टिस बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस फॉर दी ऑनलाइन एग्जाम। अब जो भी आप ये पेपर देने वाले हैं ना, ये ऑनलाइन पेपर होने वाला है, मतलब ऑनलाइन मोड में होने वाला है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ के आपको ये पेपर देना होगा। तो इस चीज़ की भी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि जो बेसिक कंप्यूटर है, मतलब आप माउस यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्क्रॉल ऑप्शन ऑफ होता है। आपको स्क्रॉल आप वहाँ नहीं कर सकते माउस से, आपको बटन से ही स्क्रॉल डाउन करना होता है। ठीक है। 2-3 घंटे, जो एक प्रीलिम्स की बात करें तो 1 घंटे बैठ के आपको पेपर देना होता है, मेंस की बात करें तो 3 घंटे बैठ के आपको पेपर देना होता है। तो इतने देर आपकी कंप्यूटर के सामने बैठने की हैबिट है या नहीं, कंप्यूटर पे क्वेश्चन देख के आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, इन सारी चीज़ों की भी एक प्रैक्टिस कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग मोबाइल में ही क्विज वगैरह दे रहे हैं या फिर हम ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे हैं, एकदम से फिर एग्ज़ाम में जब आप कंप्यूटर आपके सामने आता है तो हम फ्रेंडली नहीं होते हैं उस एटमॉस्फेयर से। तो उसकी भी ज़रूर प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप वीक में एक बार कंप्यूटर लाइब्रेरी वगैरह जाके वहाँ पे कोई एक टेस्ट दे दीजिए, तो उससे वो आपको उस चीज़ की हैबिट हो जाएगी। टेक मॉक टेस्ट टू एसेस योर प्रिपरेशन लेवल। अब जो भी आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए मॉक टेस्ट एक काफ़ी बेनिफिशियल स्टेप है आपके लिए, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। आप जितना भी पढ़ रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम पहले सब कुछ पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट देंगे, तो ये चीज़ सही नहीं है। जितना भी आप पढ़ते जा रहे हैं, आप चाहे तो वहाँ सेक्शनल टेस्ट दीजिए, टॉपिक टेस्ट दीजिए, लेकिन टेस्ट ज़रूर दीजिए जिससे आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन अभी कितनी, किस लेवल तक पहुँची है, अभी आपको और कितना प्रिपेयर करना ज़रूरी है। फोकस ऑन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशन। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो उस दौरान आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ध्यान देना है। क्वांटिटी मतलब ऐसा नहीं कि यार एक दिन में बैठ के हमने 50 सवाल पढ़ लिए, बट ढेर सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें हमें डाउट है। वहीं क्वालिटी क्या होगा कि हाँ भाई, हमने कम चीज़ें पढ़ी है लेकिन हमारे कोई डाउट्स हमने नहीं छोड़े, हमने सारे कॉन्सेप्ट, सारी बेसिक्स वगैरह, सारे फंडामेंटल्स, फाउंडेशंस वगैरह सब कुछ सीख लिया। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस दौरान क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। फोकस ऑन एक्यूरेसी रेदर देन स्पीड ड्यूरिंग प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, जो भी आप सवाल दे रहे हैं, कर रहे हैं सॉल्व, तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्पीड नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ भाई मैंने 10 मिनट में 10 सवाल कर लिए लेकिन उसमें से मेरे 4 गलत है, नहीं। आपको ये रखना है कि भले ही मैं थोड़े कम सवाल सॉल्व करूँ क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चल जाएगा वो काम, बट मेरी जो एक्यूरेसी है वो आपको वहाँ मेंटेन करके रखना है कि हमारी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। मतलब हमसे गलतियाँ नहीं होना चाहिए, हमें कुछ गलत नहीं करना है।
भले ही स्पीड थोड़ी कम हो, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आपकी स्पीड भी इम्प्रूव हो जाएगी, बट एक्यूरेसी आपको स्टार्टिंग डे से ही मेंटेन करना होगा अपनी। यूज रफ शीट प्रॉपरली फॉर कैलकुलेशंस एंड रफ वर्क। जब भी आप क्वांट या रीजनिंग वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करना है, तो इसके लिए जो आपको रफ शीट दी जाएगी या फिर आप रफ शीट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो इसका भी एक प्रॉपर यूज़ आप करें। इसका भी यूज़ करना आपको सीखना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे रफ शीट का कैसे यूज़ करना है। मान के चलिए आपने कोई सम सॉल्व किया डीआई का, आपने वो कहीं पेज पे लिख लिया, और फिर सेकंड सवाल में वही सम दोबारा यूज़ हो रहा है, वही वैल्यू दोबारा यूज़ हो रही है, और आप फिर पूरे अपने रफ शीट में ढूंढ रहे हैं कि यार आपने कहाँ लिखा था। तो जो आप लिख रहे हैं, अगर आपको उसको क्रॉस चेक भी करना पड़े, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। इस सिस्टमेटिक वे में आपको रफ शीट अपनी यूज़ करना चाहिए। एनालाइज योर परफॉर्मेंस आफ्टर ईच मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेशन। जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं अटेंड, तो इसके बाद जो भी आपका परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज ज़रूर करिए कि भाई हमने कहाँ पे क्या गलती की, कहाँ पे हमारा स्कोर और इम्प्रूव हो सकता था, कहाँ पे कैसे कौन से सेक्शंस हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे हमें और काम करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्प मिलेगी आपको। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स यू मेक इन मॉक टेस्ट एंड अवॉइड रिपीटिंग देम। जितने भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जितनी भी आप प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं या क्विज़ वगैरह दे रहे हैं, तो इसमें जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि हमने क्या क्या मिस्टेक की है। तो कोशिश ये करिए कि आप दोबारा उन मिस्टेक्स को आप रिपीट ना करें, है ना। तो हमें वो गलतियाँ, जो हमारी जो भी गलतियाँ होगी प्रैक्टिस में, उन गलतियों को हमें सुधारना है। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। जितना भी आप मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और इन वीकनेस और स्ट्रेंथ पे आपको काम करना है। अपनी जो वीक पॉइंट्स हैं उनको आपको इम्प्रूव करना है, उनको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई एंड वर्क ऑन योर वीक एरियाज। ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चैप्टर्स जिनमें आप वीक हैं या फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी चीज़ों पे आपको, मतलब ऐसे टॉपिक्स, ऐसे एरिया जो भी हैं, इनको ढूंढना है और इनके ऊपर काम करना है और इन्हें स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट है वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिस पे आपको काम करना होगा। टाइम मैनेज आपको कैसे करना है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी कि और उस जो भी आप टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा। फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर स्पीड एंड एक्यूरेसी इन ईच सेक्शन। इंडिविजुअल जो सेक्शंस है, जैसे क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इन सेक्शंस पर इंडिविजुअली आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस करना होगा कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें हमारी स्पीड कम है, या फिर कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें हमारी एक्यूरेसी कम है। ये सारे फैक्टर्स आपको समझने होंगे। रिव्यू योर प्रोग्रेस रेगुलरली एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। जो भी आपकी प्रोग्रेस है, डेली आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस के दौरान जो भी चीज़ें हैं, कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको इम्प्रूव करने चाहिए, उन सारे पॉइंट्स को, अपनी प्रोग्रेस को आपको रिव्यू करना चाहिए, और उसमें अगर कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो आपको एडजस्टमेंट करने चाहिए। टेक शॉर्ट क्विज और टेस्ट टू एसेस योर लर्निंग। शॉर्ट क्विज होते हैं, टेस्ट होते हैं, इन्हें आप ज़रूर दीजिए। और ये जो हैं टेस्ट वगैरह, ये आपके लर्निंग में, आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगे। आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये इस एक्यूरेसी और स्पीड इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग ईच सेक्शन। जो भी सेक्शन आप सॉल्व कर रहे हैं, उस सेक्शंस में जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चंस के पहले ना उनके इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि सवाल में कुछ चीज़ें पूछी जाती है, हम लोग इंस्ट्रक्शंस
पे फोकस ही नहीं करते, इंस्ट्रक्शंस देखते नहीं, और फिर जो सवाल है बनता बनता सवाल हमारा गलत हो जाता है। तो इंस्ट्रक्शंस जो भी आपके सामने उनको आप केयरफुली रीड करिए, उसके बाद ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। डिवाइड योर टाइम एज रिक्वायर्ड अमंग डिफरेंट सेक्शंस। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक्चुअल टाइमिंग में जो टाइमिंग सेक्शन टाइमिंग है, उसी सेक्शन टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। साथ में दूसरा एक काम क्या करना है कि जैसे कोई सब्जेक्ट है जो आपका जिस पे आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उस सेक्शन को आप ज़्यादा टाइम दे दीजिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कोई टॉपिक है जो आपको, मतलब कोई सब्जेक्ट है जो आपको अच्छे से बनता है, तो उसमें आप कम टाइम भी अगर दें अपना, तो हो सकता है कि हाँ, ज़्यादा उसमें आपको ज़रूरत नहीं है, फिर मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम अपना देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो हम पाँचों को बराबर बराबर इक्वली डिवाइड करें टाइम वाइज। नहीं, जो एक सेक्शन आपके अच्छे नहीं है उस पर आप ज़्यादा टाइम दीजिए, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चंस के पूछे, जो ज़्यादा मार्क्स के पूछे जा रहे हैं उस पर आप ज़्यादा टाइम दीजिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान। डेवलप अ स्ट्रेटेजी फॉर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। एक स्ट्रेटेजी आपको अपने अपने अपनी सेट करनी होगी कि एग्ज़ाम में आपको किस स्ट्रेटेजी से टाइम का यूटिलाइज करना है। कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक सेक्शन की बात कर लें, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, तो भाई क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मुझे जो अपना 20 मिनट्स दिए, अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 20 मिनट्स को मुझे कैसे यूज़ करना है, इसकी एक स्ट्रेटेजी आपको डिज़ाइन करना होगा, और उस हिसाब से फिर आपको प्रैक्टिस करना होगा। और अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं यार, इससे उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है, या फिर और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, उस हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रेटेजी को डेवलप करना होगा। मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। जो भी आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन है उसमें जो आपको टाइम मिला है वो तो एक लिमिटेड टाइम है, तो उस लिमिटेड टाइम को आपको इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ करना है, इस बारे में आपको थोड़ा मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, जो कि आपको प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट वगैरह के थ्रू चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और कि इसमें हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। सेट क्लियर गोल्स एंड टारगेट फॉर ईच सेक्शन। हर सेक्शंस में अलग अलग स्कोर है, अलग अलग मार्क्स है, अलग अलग टाइमिंग है, तो हर सेक्शन के लिए आपको एक अलग टारगेट सेट करना चाहिए कि हाँ भाई, अगर मेरे सामने क्वांट आ रहा है तो मुझे क्वांट सेक्शन को लेके क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, क्या मेरा टारगेट है, मेरा स्कोर टारगेट कितना है, मुझे अटैम्प्ट कितने रखने हैं। ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग सेक्शन वाइज करनी चाहिए। डेवलप अ स्ट्रेटेजी फॉर अटेम्प्टिंग डिफरेंट सेक्शंस इन द एग्ज़ाम। हर सेक्शन के लिए आप अलग एक स्ट्रेटेजी बनाइए, ताकि अ, मतलब इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप सेक्शन दे रहे हैं, तो उस सेक्शन के लिए भी आपके पास एक इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होना चाहिए। स्टार्ट विद द सेक्शंस यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद। देखिए, प्रीलिम्स में तो ये होगा कि सेक्शन, जैसे अगर इंग्लिश सेक्शन आ रहा है पहले तो आपको इंग्लिश ही करना होगा, फिर नेक्स्ट सेक्शन आएगा वो सबमिट होने के बाद, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आएगा। बट जो ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें ओवरऑल टाइमिंग है, जैसे कि IBPS RRB के जो एग्ज़ाम्स है, इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, आपको ओवरऑल टाइम मिलता है, तो यहाँ पे सेक्शंस आपको सेलेक्ट करने होते हैं। तो आप वो सेक्शन सबसे पहले ट्राई करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और जो सेक्शंस में आपकी पकड़ अच्छी हो, जिसमें आपको नॉलेज ज़्यादा अच्छा हो, जिसकी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो। सेम चीज़ आप सेक्शन में भी कर सकते हो कि आप उन क्वेश्चन से शुरुआत करिए जो कि आपको अच्छे से बनते हैं। नेक्स्ट है आंसर इजी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन मूव टू डिफिकल्टी वन। जो मैं भी बात कर रहा था यही कि आप, जैसे अगर आप क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में से वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए जो कि आपको ईजी लग रहे हैं, और पहले इजी कर लीजिए, मॉडरेट कर लीजिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आगे बढ़िए। चेक योर आंसर बिफोर सबमिटिंग। जो भी आपने सवाल किए हैं, चेक योर आंसर बिफोर सबमिटिंग। जब भी आप आंसर टिक कर, मतलब क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, अब आंसर देना है, तो आंसर सबमिट करने से पहले एक बार उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस मिसमैच हो जाते हैं, और ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज होकर हम आंसर सही लाने के बाद भी गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं।
तो ये क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए आंसर सबमिट करने से पहले। अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन एनी सिंगल क्वेश्चन। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, तो साफ साफ वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है एग्ज़ाम से पहले कि कोई किसी भी सवाल पे आपको ज़्यादा सवाल टाइम स्पेंड नहीं करना है। तो ये चीज़ ढेर सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि हम किसी क्वेश्चन में अगर स्टक हो गए तो हम उसी में अटके रह जाते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना। अगर कोई सवाल है जिसमें आपको दुविधा हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, तो उसको वहाँ पे स्किप कर दीजिए, कोई दूसरे सवाल को ट्राई कर दीजिए। बाद में जब आपके पास टाइम बचे अगर, तो उस क्वेश्चन को दोबारा आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट वाइल आंसरिंग क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में ना हम जिस मेथड या जिस ट्रिक वगैरह से, जो भी चीज़ें फॉर्मूले वगैरह से हमने प्रैक्टिस की है, हम उस पर इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते और वहाँ पे हम एग्ज़ाम में कुछ नया ही एक्सपेरिमेंट ट्राई करने लग जाते हैं, और ऐसे में फिर हमारे आंसर्स भी रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। जिस जिस तरीके से आपने प्रिपरेशन की है, जिस मेथड से आपने प्रिपरेशन की है, उसी मेथड को वहाँ पे भी आप फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। डोंट पैनिक, यू डोंट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन। हो सकता है आपके सामने कोई एक सवाल आया, आपने उस क्वेश्चंस को पढ़ा समझा, बट फिर भी आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल नहीं ज़रूरत नहीं है। किसी और सवाल पे आप स्विच कर सकते हैं। किसी एक सवाल के नहीं बनने से आपके पेपर कि हमारा पेपर वगैरह बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ घबराने वगैरह की बिल्कुल भी बात नहीं है। सेम चीज़ करंट अफेयर्स में भी होती है कि जैसे मान के चलिए आपने कोई सवाल पढ़ा, आपको उसका क्वेश्चन आपको पता है कि हाँ हमने पढ़ा है, बट आपको उस टाइम पे डेटा याद नहीं आ रहा या फिर वो चीज़ याद नहीं आ रही, तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा रिलैक्स करिए, दूसरे क्वेश्चंस ट्राई करिए, उसके बाद में अगर याद आ जाए तो फिर जाके उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। स्टे कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम एंड अवॉइड सेकेंड गेसिंग। जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे ना नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान जरूर रखिए। हमें ना गैस वर्क यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है कि यार चलो एक तुक्का मार देते हैं, या फिर ये लग रहा है तो ये लगा देते हैं। नहीं, ये ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको एक्यूरेट पता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ को, आंसर को लेके, तो ही आप वहाँ पे उसे आंसर कीजिए, वरना गैस वर्क वहाँ पे मत लग करिए बिल्कुल भी। एलिमिनेट ऑप्शंस टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेसिंग करेक्टली। हाँ, एक होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, जो कि मैं अपने वीडियोस में कई बार बताता भी हूँ कि अगर आपके पास 5 ऑप्शन है, उसमें से कुछ ऐसे ऑप्शन है जो कि आपको लग रहे हैं कि हाँ ये तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं, तो उन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दीजिए। फिर आपके पास जो एक दो ऑप्शन बच रहे हैं, इसमें अगर आप गैस वर्क करो कि अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करके या फिर एक आंसर की रेंज फाइंड करके, अगर आप वहाँ पे गैस वर्क करके आंसर टिक कर रहे हो, तो इसको आप एक स्मार्ट तुक्का मान सकते हो। ये चीज़ आप कर सकते हो। इससे आपके जो आप डिटेल में कैलकुलेशंस वगैरह करोगे, ये टाइम आप बचा सकते हो। स्किप क्वेश्चंस यू फाइंड चैलेंजिंग एंड कम बैक टू देम लेटर। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास होता है मार्क फॉर रिव्यू का। तो मार्क फॉर रिव्यू का आप इस्तेमाल दो तरीके से कर सकते हो। पहला इस्तेमाल तो आप ये कर सकते हो कि अगर किसी सवाल को आपने सॉल्व किया, उसमें आपको डाउट है उसके आंसर में, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। बाद में अगर आपके पास टाइम बचेगा तो आप आके उसे दोबारा अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई सवाल है जो कि आपको उस टाइम पे उसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो भी आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो आपको चैलेंजिंग लग रहे हैं या थोड़ी दिक्कत हो रही है उनके कॉन्सेप्ट वगैरह को समझने में, तो उनको आप उस टाइम पे स्किप कर दीजिए। पहले दूसरे क्वेश्चंस कर लीजिए जो बन रहे हैं, उसके बाद फिर बाद में दोबारा जाके उन सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टे काम एंड कंपोस्ट इवन इफ़ यू इनकाउंटर डिफिकल्ट क्वेश्चन। मान के चलिए कोई डीआई या फिर फॉर एग्जांपल आपने कोई पजल लिया, आपने वो पजल को ट्राई किया, आपने 2-4 मिनट उस पजल में लगाया, उसके बाद भी वो पजल नहीं बना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहिए, शांत रहिए, ठीक है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा ट्राई कर लीजिए या फिर उसको स्किप कर दीजिए, कुछ और ट्राई कर लीजिए। कुछ देर बाद अगर आपके पास बाद में टाइम बचेगा तो आप वहाँ पे उसको कर लीजिएगा। तो किसी क्वेश्चन में अगर वो नहीं बन रहा है, फिर भी बेवजह में अपना टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना है।
इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड एंड कंप्रीहेंशन स्किल्स। हमें ना अपनी रीडिंग स्किल्स और जो कंप्रीहेंशन स्किल्स है, मतलब जो हमको उसको समझने की जो हमारी स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने मान के चलिए कोई क्वांट या रीजनिंग का कोई सवाल पढ़ा, उसमें कोई स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट हमको समझने में ही उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा है, तब जाके हमें उसके पीछे जो बात है वो समझ में आ रही है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपकी कैसे इंप्रूव होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करेंगे। रीडिंग किसकी, उस पर्टिकुलर सेक्शंस की। जैसे अगर आपको पजल की अगर बात करें, तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पजल सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपको उसमें उनके स्टेटमेंट समझ में आने लग जाएंगे और आपकी रीडिंग जो स्पीड है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। ऐसे ही इंग्लिश के लिए आप न्यूज़पेपर वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपको आरसी वगैरह और पैराजंबल वगैरह में हेल्प करेंगे। इन्हेंस योर वोकेबलरी थ्रू रेगुलर रीडिंग। जब आप रेगुलर रीडिंग कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल वगैरह पढ़ रहे हैं, जो कि आपके इंग्लिश का एक काफ़ी बड़ा पार्ट होता है, आरसी वगैरह उसी से आते हैं, क्लोज टेस्ट वगैरह जो आते हैं वो जनरली उसी से देखने को मिलते हैं। तो जब आप इंग्लिश सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वोकेब वाला पार्ट है वो भी आप रेगुलर उसकी रीडिंग करते रहिए। वोकेब पार्ट जो है उस पर भी डेली वर्क काम करती रहिए और उसे भी अपना इम्प्रूव करते रहिए। प्रैक्टिस मेंटल कैलकुलेशंस फॉर क्वांटिटी एप्टीट्यूड। जब क्वांटिटी एप्टीट्यूड के आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करें तो ट्राई ये करिए कि जो कैलकुलेशंस हैं इनको आप माइंड में कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि आप पेन पेपर का जब आप यूज़ करते हो तो होता क्या है कि पेन पेपर यूज़ से हो तो जाएगा, बन तो जाएगा, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हमारा उसमें लग जाता है। तो वही टाइम हमें अपना बचाना है। सेकेंड्स भी अगर आप बचा रहे हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो वो आप अभी से प्रैक्टिस के दौरान ही ट्राई करिए कि आप मेंटल कैलकुलेशंस कर सके। लर्न शॉर्टकट टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैथ्स के जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्वांट एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें ढेर सारी चीज़ें होगी जो कि आप शॉर्टकट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स भी आपको पता होना चाहिए, उन पे भी ज़रूर काम करिए, उनको भी ज़रूर सीखिए। वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर लॉजिकल रीजनिंग स्किल। जो लॉजिकल रीजनिंग है इसको भी आप ज़रूर इनकी इंक्रीज कीजिए, अपना इसे भी इम्प्रूव कीजिए, इस पर भी काम करिए। प्रैक्टिस सॉल्विंग पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के जो क्वेश्चंस हैं इनको भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, इनको भी ज़रूर सॉल्व करिए। डेवलप अ हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हैबिट डालिए। डेली उन्हें भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि मेंस के पेपर में इनका एक काफ़ी बड़ा पार्ट होता है जो क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टे अप टू डेट विथ करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस। करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस मेंस के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन भी आपको अभी से ही करना होगा। अगर आप सोचेंगे कि बाद में 10-15 दिन में हम पढ़ लेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ काफ़ी टफ हो जाती है और उतना सब कुछ आप कवर नहीं कर सकते। डेली बेसिस पे जब आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल वगैरह पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस की जो न्यूज़ वगैरह हैं उन्हें भी अपनी प्रिपेयर करते चले साथ में। स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़। अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज़ रिसेंट में जो भी हो रहा है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में, इससे रिलेटेड न्यूज़ पे भी आपको अपनी नज़र रखना होगा, अपना ध्यान रखना होगा और इन चीज़ों को भी अ, अपना आपको प्रिपेयर करते हुए चलना होगा। स्टे अवेयर ऑफ द लेटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स। आजकल करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस में क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, इनके ऊपर ढेरों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है करंट अफेयर्स का। तो जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और स्कीम्स हैं इसके बारे में भी आपको अवेयर रहना। प्रैक्टिस राइटिंग ऐसे और डिस्क्रिप्टिव आंसर फॉर द एग्ज़ाम। अब जो पीओ लेवल का एग्ज़ाम है, जैसे अगर आईबीपीएस पीओ की अगर बात करें तो आईबीपीएस पीओ में जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का आपका एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम के लिए भी आपको प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि 25 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का। तो इसमें जो लेटर होगा या ऐसे राइटिंग होगी उसकी भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर टाइपिंग स्पीड फॉर डिस्क्रिप्टिव आंसर। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो वहाँ पे एग्ज़ाम होगा वो पेन पेपर मोड पे नहीं होगा, वहाँ पे आपको कंप्यूटर पर बैठ के अपने आंसर टाइप करने होंगे
जो भी आपको लेटर राइटिंग वगैरह करना है वो कंप्यूटर पे करना है, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड पर टाइपिंग स्पीड आपकी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, टाइपिंग का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपको पता तो है आंसर, बट टाइप करने में आप टाइम ले रहे हो तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स डेली। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आप ज़रूर पढ़िए, इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, आपका जो कंप्रीहेंशन स्किल्स हैं वो आपकी इंप्रूव होगी, आप चीज़ों को समझेंगे। और कई बार क्या होता है, न्यूज़पेपर मैगजीन से ही सेम टू सेम आपको एडिटोरियल देखने को मिल जाते हैं, तो इसके लिए रीडिंग हैबिट होना काफ़ी ज़रूरी है आपकी। प्लान योर एज योर लेटर राइटिंग बिफोर ऐसे लेटर बिफोर राइटिंग। जो भी आप ऐसे या फिर लेटर आप एग्ज़ाम में लिखना चाह रहे हैं या फिर आप जब प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि हाँ भैया हमारे सामने सवाल आया है कि नीति आयोग पे आपको ऐसे लिखना है, तो आपने बस कीबोर्ड उठाया और टाइप करना शुरू कर दिया। नहीं, सबसे पहले एक फ्रेम कर लीजिए उसे माइंड में, एक प्लान कर लीजिए कि हाँ मुझे कौन कौन से पॉइंट्स लेने हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर मेरा ऐसे में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले प्लान कर लीजिए, उसके बाद फिर लिखना शुरू करिए। मैनेज योर टाइम एफिशिएंसी ड्यूरिंग द डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होगा कि 25 मिनट का पेपर है ना, और आपको दो चीज़ें देनी है, आपको ऐसे भी लिखना है, लेटर भी लिखना है, तो एक टाइम एफिशिएंसी वहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को अच्छे से वहाँ मैनेज कर सको, ताकि आप दोनों ही जो क्वेश्चंस हैं उनको आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएँ। यूज़ प्रॉपर फॉर्मेटिंग एंड लैंग्वेज योर डिस्क्रिप्टिव आंसर। डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होगा कि एक लैंग्वेज आपको यूज़ करनी पड़ती है, प्रोफेशनल लैंग्वेज में आपका फॉर्मेट होना चाहिए, लेटर या ऐसे का प्रोफेशनल फॉर्मेट होना चाहिए, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, आपके आंसर प्रोफेशनल लैंग्वेज में होने चाहिए। प्रैक्टिस राइटिंग ऐसे और अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। जो ऐसे के टॉपिक्स हैं ये यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, जिन मतलब वहाँ पे तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट स्ट्रीम के जो टॉपिक्स हैं इन पे आपको ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहिए। स्टे विथ इन द वर्ड लिमिट वाइल राइटिंग ऐसे और लेटर्स। ऐसे और लेटर जब आप वहाँ पे ट्राई करेंगे, तो एक सबसे बड़ी बात होती है वर्ड लिमिट। एक वर्ड लिमिट आपको दिया जाएगा 200 वर्ड या 250 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, इतने में ही आपको लिखना है, तो वर्ड लिमिट के अंदर ही आपको अपने जो ऐसे हैं और लेटर्स हैं उनको लिखना चाहिए। रिव्यू योर आंसर्स फॉर ग्रामेटिकल एरर एंड क्लैरिटी। जब भी आप आंसर अपना दे रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, है ना, तो ग्रामर एरर्स आप इग्नोर करिए, उन्हें अवॉइड करिए कि ग्रामर एरर्स कोई ना हो, आपके स्टेटमेंट ग्रामर के फॉर्मेट में सही हो बिल्कुल। साथ में जो आप लिख रहे हैं, जो भी आप स्टेटमेंट वगैरह लिख रहे हैं, जो भी आप सेंटेंस वगैरह लिख रहे हैं, उससे क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया, हम ढेर सारी बातें लिख रहे हैं, शॉर्ट एंड स्वीट्स आपको लिखना है, क्लियर मैसेज आपका डिलीवर होना चाहिए अपने ऐसे और लेटर में। यूज एग्जाम्पल एंड इल्यूस्ट्रेशंस टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट्स। जब भी आप ऐसे या लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आप एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके राइटिंग को और इफेक्टिव बनाएगा। प्रैक्टिस लेटर राइटिंग एंड प्रेसिस राइटिंग रेगुलरली। अब ये जो लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग वगैरह आपका आने वाला है पीओ के एग्ज़ाम में, तो इसके लिए भी जो प्रैक्टिस है वो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई देखेंगे मेंस के 1-2 हफ्ते पहले करना शुरू कर देंगे तो चीज़ें बन जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको इसमें आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर पाओगे। फिर स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग स्टडी आवर्स। कोशिश ये करिए कि डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहें, पढ़ाई के दौरान फोकस्ड रहें, ताकि इफ़ेक्टिवली आप पढ़ाई कर सकें। स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है या फिर आपको फोकस नहीं करने दे रही हैं या फिर नेगेटिव चीज़ें हैं, इनसे दूर रहिए। सराउंड योर सेल्फ विथ सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। आपके आसपास अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट रखिए। मेंटेन अ हेल्थी लाइफ स्टाइल विथ प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। लाइफ स्टाइल, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, ये भी काफ़ी मायने रखती हैं
आपकी प्रिपरेशन के दौरान। मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए गेट सफिशिएंट स्लीप टू रिजनरेट योर माइंड एंड बॉडी। प्रॉपर एक स्लीप, जो सफिशिएंट स्लीप की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करिए, 7-8 घंटे की नींद जरूर लीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकें। टेक रेगुलर ब्रेक्स ड्यूरिंग लॉन्ग स्टडी सेशंस। अगर आप लंबी स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि आप रात भर पढ़ने वाले इंसान हैं या फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाले इंसान हैं, या फिर आप 4-5 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो उस बीच में आप रेगुलर ब्रेक्स लेते रहे, जैसे कि 1 घंटे में आप 10-15 मिनट टहल लिया आपने, या कोई सॉन्ग सुन लिया, फिर एक घूम के आ गए, या फिर अपना कुछ काम कर लिया। तो एक ऐसे छोटे छोटे ब्रेक जरूर लेते रहिए पढ़ाई करते समय, तो इससे आपकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड थ्रू द प्रिपरेशन। पूरे प्रिपरेशन जर्नी में जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जितने भी महीने तक आपकी ये पढ़ाई चलेगी, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स चैलेंज। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें इस दौरान कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो हमको आउटपुट नज़र नहीं आता, क्विक आउटपुट हमको नज़र नहीं आता, तो हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, थोड़ा सा टेंस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, पॉजिटिव अपना काम आप करते रहे, पॉजिटिव वे में करते रहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। कोई टॉपिक अगर आपसे नहीं बन रहे हैं, कोई सब्जेक्ट्स अगर आपसे नहीं बन रहे हैं, टफ लग रहे हैं, तो ये ऐसे चैलेंज भी आएंगे, बट उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, धीरे 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 वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड स्टे काम ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। कई बार ऐसा होगा कि कोई टॉपिक टफ है, कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम का टाइम है, तो ऐसे टाइम पे स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, नॉर्मल रहिए, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करिए, काम रहिए, है ना, और आराम से सारी चीज़ें शांत तरीके से करते रहिए। प्रैक्टिस मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू स्टे काम एंड रिड्यूस स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस वगैरह आपको हो रहा है, टेंशन वगैरह हो रहा है ना, तो इन सभी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आप मेडिटेशन और रिलैक्सेशंस का सहारा ले सकते हैं। स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स, विजुलाइज सक्सेस एंड स्टे डिटरमाइंड टू अचीव इट। अपने फोकस पे मतलब अपने गोल पे फोकस रखिए, है ना, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। साथ में एक इमेजिन ज़रूर करिए, आपका आप अपना सक्सेस को इमेजिन ज़रूर करिए कि हाँ भाई, इस जॉब के बाद हमारी लाइफ स्टाइल क्या होगी। जैसे अगर आप बैंकिंग, मतलब आप बैंकिंग के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर आप बैंक में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे जो क्लर्क वगैरह हैं, उन्हें देख के इमेजिन करिए, ठीक है। और साथ में जो आपकी इमेजिनेशंस हैं, वो ऐसा रखिए कि हाँ, हम ये चीज़ के लिए बने हैं और हम ये चीज़ कर लेंगे, तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ काम करिए। बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखिए, अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखिए। डेफिनेटली ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अवॉइड कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स एंड फोकस ऑन योर ओन प्रोग्रेस। कई बार हम क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, हम इनके साथ ना कंपेयर करने लग जाते हैं खुद का परफॉर्मेंस वगैरह। तो ये ऐसा कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कंपैरिजन आप खुद से हैं, आपका कंपटीशन आपके खुद से हैं। तो किसी से कंपेयर मत करिए, क्योंकि हो सकता है आप डीमोटिवेट हो जाएं या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, आप अपनी प्रोग्रेस पर बस फोकस रखिए कि हमें अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान रखना है पूरा। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड वेलबींग ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान अपनी हेल्थ का, अपनी वेलबींग का ज़रूर ध्यान रखिए। स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट न्यूट्रिशियस फूड टू कीप योर एनर्जी लेवल अप। पढ़ाई के दौरान अपनी सेहत का, अपने खान पान का भी ज़रूर ध्यान रखिए, बीच बीच में पानी पीते रहिए, ठीक है, ग्लूकोज लेते रहिए, हेल्थी खाना खाइए। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छी रहेगी। स्टे मोटिवेटेड बाय सेटिंग अचीवेबल टारगेट्स एंड रिवॉर्ड। छोटे छोटे टारगेट डिसाइड कीजिए कि हाँ भाई, आज हमें इतना करना है, या फिर आज हमें इतने क्वेश्चंस पूरे करने हैं, और उनको फिर अचीव करने के लिए मोटिवेट रहिए कि हाँ हमने, मतलब
एक छोटे छोटे टारगेट बनाइए कि आपने जैसे आप ये सोचा कि हाँ भाई आज हमें टाइम एंड वर्क के इतने क्वेश्चंस करने हैं, तो ऐसे डेली छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करिए और उन्हें फिर अचीव करिए, और उन्हें जब आप पूरा कर लें तो खुद को रिवॉर्ड भी ज़रूर दें। सेलिब्रेट योर सक्सेस एंड माइलस्टोन्स अलोंग द वे। अब जैसे जैसे आप इस प्रिपरेशन में आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो जो आपको सक्सेस मिलती जाएगी उनको छोटे छोटे पड़ाव को भी आप ज़रूर सेलिब्रेट करिए, जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, है ना। इसके अलावा मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट जो भी आप दे रहे हैं, इसमें जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसकी भी आप इसको भी ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए, इन पॉइंट्स को भी, इन माइलस्टोन्स को भी आप ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए। स्टे हम्बल एंड कंटिन्यू टू लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस। कई बार आपके सामने ऐसा दौर आएगा, कई बार ऐसा टाइम आएगा कि कंडीशंस थोड़ी उथल पुथल हो सकती हैं, है ना। ऐसी कंडीशंस हो सकती है, ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि आप प्रॉपर पढ़ ना पाएँ, आप फोकस ना कर पाए, या फिर आप डिप्रेस्ड हो जाएं। तो इस टाइप की जो सी चीज़ें हैं ना, इसमें भी आपको नॉर्मली बिहेव करना है। ये सब कुछ एक पार्ट होता है हमारी जर्नी का, हमारे प्रोसेस का। तो इनसे ऐसा कुछ घबराने जैसी बात नहीं है। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और आगे बढ़ते रहिए। बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी टू क्रैक द IBPS एग्ज़ाम। अपने आप पे पूरा भरोसा रखिए, अपनी पढ़ाई पे पूरा भरोसा रखिए, अपनी प्रिपरेशन पे पूरा भरोसा रखिए, और आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करेंगे। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज़ डूइंग योर बेस्ट टुडे। तो इसी कोट के साथ इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में बेनिफिशियल साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।